नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे इस चैनल YouTube यूजीसी नेट विथ मोहन में एक बार फिर से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी प्रतियोगियों के लिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस लेकर आए, जिसमें आप सभी सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रतियोगी जो 10th में 12th में BA या MA इन सारे क्लास में जो आप हिस्ट्री का पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आप सबों के लिए लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया हूं। तो अभी हम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें 4 मल्टीपल चॉइस हैं और उसमें करेक्ट आंसर भी दिया गया है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस किस राजा के दरबार में आया था। मतलब मेगास्थनीज जो है भारत में किस राजा के दरबार में आए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा कनिष्क और चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वह है समुद्रगुप्त मौर्य के समय। समुद्रगुप्त मौर्य के समय आंसर है इसका एक। समुद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज भारत के दरबार में आया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हैंडसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। हैंडसोंग चीनी यात्री हैं हैंडसोंग। ये अशोक के समय में या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में या हर्षवर्धन के समय में या स्कंदगुप्त के समय में। तो इनका जो आंसर है सी ग क ख ग। तो हैंडसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, फाहियान किस देश का यात्री था। फाहियान के बारे में बताया गया कि वो किस देश से आए थे। इसमें दिया गया है यूनान, चीन, फारस, रोम। तो ये जो फाहियान जो है ये चीन के यात्री थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ताहिके हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ताहिके हिंद पुस्तक नामक के रचयिता कौन है। मतलब ताहिके हिंद जो पुस्तक है किसने लिखी। तो इसका जो ऑप्शन है सुलेमान, अलबरूनी, आलम सूदी या फरिश्ता दा फरिश्ता। इसका जो आंसर होगा अलबरूनी। अलबरूनी ने ही ताहिके हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुराणों की संख्या कितनी है। इसमें पूछा गया है कि पुराण की संख्या कितनी है। ठीक है, 6 पुराण है या 4 है या 14 है या 18 है। तो हमारे पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, कितने हैं 18 है। ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसी को देखते हैं, ये ऑनलाइन क्वेश्चंस का रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विशाल स्नानागार हमें किस सभ्यता से मिलाते हैं। ये विशाल स्नानागार जो हमें मिला है ये किस सभ्यता से हमें मिला है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता। तो इसका जो आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमें विशाल स्नानागार मिलता है। ठीक है, ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन थे। आर्य लोग का जो प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ, इनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये 4 वेद आते हैं। इन सबों में जो सबसे इनका पुराना है वो है ऋग्वेद। ठीक है,
आर्यों ने सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की, ठीक है, इसलिए सबसे पुराना माना जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? ये जो वेद की जो रचना हुई है इसकी संख्या कितनी है? तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इसका जो ऑप्शन में दिया हुआ है 6 वेद है या 4 है या 8 है या 12 है, तो इसका जो सही आंसर होगा 4। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा 4, वेदों की संख्या 4 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? मतलब जब प्राचीन समय में भारत के विभिन्न राज्य थे जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 8 थी, 12 थी, 16 या 20? इसका जो सही आंसर है 16। उस समय प्राचीन भारत के समय महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक है, तो इसका आंसर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु त्रिरत्न का प्रतिपादन किसने किया था? यह जो मोक्ष प्राप्ति के बारे में, त्रिरत्न के बारे में जो बताया गया है, इसके बारे में किसने बताया है? महावीर स्वामी ने बताया है, या गौतम बुद्धा ने बताया है, या सुधर्मन ने बताया है, या जम्बको ने बताया है? तो ये जो त्रिरत्न का जो अ, शिक्षा दी गई है, ये महावीर महावीर भगवान के बारे में हमें बताता है कि इन्हीं ने त्रिरत्न की शिक्षा दी थी। ठीक है, प्रतिपादन किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित थे? यहाँ बताया गया है ये जो हीनयान है और महायान किस धर्म से संबंधित है? इसमें दिया गया ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हीनयान और महायान, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्धा की मृत्यु के बाद इनका धर्म दो भागों में विभाजित हो गए थे, और महा हीनयान और महायान। ठीक है, इसमें जो बताया गया है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनका जो धर्म है दो भागों में विभाजित हो गए थे, हीनयान और महायान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं। मगध राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है बृहद्रथ, जरासंध, निपुंज, या इनमें से कोई नहीं। तो मगध राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसमें बताया गया है बृहद्रथ। ठीक है, इसका जो आंसर दिया गया है बृहद्रथ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर कहाँ का सम्राट था? ये जो सिकंदर महान जो है, जो यूनान के राजा थे, उनके बारे में बताया गया है। ये कहाँ के सम्राट थे? यूनान के थे, या अफगानिस्तान के थे, चीन के थे, या ईरान के थे? तो ये जो सिकंदर महान जो आते हैं, ये यूनान के थे। ठीक है, इनका आंसर होगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये जो भारत में मौर्य वंश का जो स्थापना हुआ है, इनका जो संस्थापक थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, या चाणक्य थे, या समुद्रगुप्त थे? तो इनका जो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, इन्होंने कौटिल्य से मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? यहाँ बताया गया अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, जिन्हें में शासन से संबंधित एवं उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन का उल्लेख मिलता है। इनका जो रचनाकार हैं जिन्होंने इन पुस्तक को लिखे हैं, किन्होंने लिखे हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कौटिल्य, मेगास्थनीज, कलहन, या हैंसॉन्ग।
तो इनका जो आंसर होगा कौटिल्य। ठीक है, जिन्होंने मौर्य वंश का संस्थापना में मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य का, उन्हीं का ये गुरु है कौटिल्य। ठीक है, इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित था? यहाँ जो बोल रहे हैं सतवाहन वंश के बारे में, इनका जो माँ प्रतापी राजा है गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा वंश का है। ठीक है, सातवाहन वंश का है या नाग वंश का है या मौर्य वंश का है या गुप्त वंश का है? तो इनका जो सही आंसर होगा ये होगा सातवाहन वंश। ठीक है, ये वन लाइन क्वेश्चन है जिनमें मल्टीपल चॉइस है, इन्हें हम अपने जरूरत के हिसाब से नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यहाँ बताया जा रहा है कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा कौन था? कदफिसिस 1 या कदफिसिस 2 या कनिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो ये कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कनिष्क था। इनके शासन काल में कुषाण वंश का साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा हुआ, इसलिए इन्हें कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? ये जो बताया जा रहा है मोहम्मद गजनवी के बारे में जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, कब किए थे? 1990 से 1991 या 1012 से 1013 तक या 1025 से 1026 या 1190 से 1191? तो ये मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के दरमियान, ईस्वी के कालक्रम में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? ये मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से जब युद्ध किए थे तब दिल्ली पर आक्रमण जब किए थे तो ये जो युद्ध जो हुआ था किस नाम से जाना जाता है? तराइन का पहला युद्ध 1191 में जो हुआ था, या तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, या लाहौर का युद्ध, लाहौर का आक्रमण 1186 पर, या कच्छ का आक्रमण? तो ये जो है तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिसमें इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये इनका ऑप्शन जो है तराइन का दूसरा युद्ध, इस युद्ध के द्वारा। ठीक है, भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन अशोक को कहते हैं या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? तो इसका जो सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने की या धर्मपाल ने की, देवपाल ने की या राजपाल ने की? इनका जो सही आंसर होगा पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, मतलब किसने किया था? तो इसका जो ऑप्शन है ध्रुव ने किया था या कृष्ण प्रथम ने किया था या दंती दुर्ग ने किया था या अमोध वर्ष प्रथम ने किया था? तो इसका जो आंसर है दंती दुर्ग, दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की? चाणक्य ने की, कलहन ने की, पाणिनि ने की या पतंजलि ने की? तो राजतरंगिणी एक पुस्तक है जो कश्मीर की शासन व्यवस्था एवं उस समय की राजनीतिक धार्मिक जीवन के बारे में बताते हैं। तो इनका जो संस्थापक थे उनका नाम था कलहन। कलहन के द्वारा ही राजतरंगिणी की रचना की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ये अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक के बारे में बताया गया है,
वत्स्यायन थे या विशाखादत्त थे, कालिदास थे या पाणिनि थे? इनका जो सही आंसर है कालिदास। कालिदास के द्वारा ही अभिज्ञान शकुंतलम ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, मतलब पुस्तक को लिखा गया है। रामायण के रचयिता कौन थे? यहाँ बताया गया है रामायण रामायण जो है किनके द्वारा लिखे गए हैं? वेद व्यास के द्वारा या वाल्मीकि के द्वारा, पाणिनि के द्वारा या पतंजलि के द्वारा? इनकी रचनाकार मुख्य रूप से वाल्मीकि को ही माना जाता है। इन्होंने ही रामायण की रचना की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत के रचना किसने की थी? यहाँ बताया गया महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास, वाल्मीकि, नारद या वशिष्ठ? तो इनका जो सही आंसर है वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ये बौद्ध ग्रंथ गौतम बुद्ध के जो ग्रंथ हैं किस भाषा में लिखे गए थे? हिंदी में, अंग्रेजी में, पाली में या उर्दू में? तो उस समय का जो लोकल लैंग्वेज था या उस समय जो ज्यादा प्रचलन थी तो पाली भाषा, ये जो बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, पाली ग्रंथों में स्वर प्रमुख किस ग्रंथ को माना जाता है? मतलब पाली ग्रंथ में सबसे प्रमुख ग्रंथ किसको माना जाता है? लिपिटक को या मिलिंद पंदो को या दीपवंश या महावंश? तो हम लिपिटक को ही पाली ग्रंथों का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? यहाँ बताया गया अष्टाध्यायी जो लिखा गया है किसने लिखे हैं? विशाखादत्त ने, पतंजलि ने या पाणिनि ने या कालिदास ने? तो अष्टाध्यायी का जो रचनाकार है पाणिनि के द्वारा लिखे गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा राक्षस नामक ये जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखी गई? इसका जो ऑप्शन है विशाखादत्त, दांडी, शूद्रक या वत्स्यायन? इसका जो सही आंसर है विशाखादत्त। विशाखादत्त ने ही मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। दीपवंश और महावंश महाकाव्य किस भाषा में लिखित है? यहाँ बताया गया कि दीपवंश और महावंश जो महाकाव्य है वो संस्कृत में लिखी है, पाली में लिखे है, हिंदी में लिखे है या देवनागरी लिपि में? तो ये जो दीपवंश और महावंश है ये पाली भाषा में लिखी गई है। इसका सही आंसर होगा पाली भाषा। ठीक है, मेगास्थनीज की रचयिता कौन थे? यहाँ बताया गया कि मेगास्थनीज इंडिका का जो पुस्तक है इनकी रचयिता कौन है या कौन थे? ठीक है, तो मेगास्थनीज थे या फाहियान थे, हैंसोंग थे या तारानाथ थे? तो दोस्तों हम देखते हैं कि इंडिका नामक जो पुस्तक है इनका ये जो रचयिता है मतलब जिन्होंने इनको लिखे हैं उनका नाम मेगास्थनीज है। ठीक है दोस्तों, सेशन को बीच में अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समय समय पर आपको मिलते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। ये जो पुस्तक है हर्षचरित किसकी कृति है? ये हर्षचरित जो पुस्तक है इनको किसने लिखी है? विशाखादत्त ने या वान ने या हर्षवर्धन ने या तारानाथ ने? तो हर्षचरित जो लिखा गया है वान के द्वारा लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, या अपनी सुविधा अनुसार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया था? ये जो चीनी यात्री जो हमारे भारत आए थे फाहियान 399 ईस्वी में आए थे, 405 ईस्वी में या 460 ईस्वी में या 511 ईस्वी में? तो इनका जो सही आंसर होगा 399 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। इनका सही आंसर होगा 399। ठीक। चीनी यात्री हैन सॉन्ग भारत कब आया था? ये जो देखते हैं, जो विदेशी यात्री हैं, समय के अनुसार हमारे भारत में बौद्ध धर्म और उनसे रिलेटेड जानकारियों के लिए भारत आते थे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है चीनी यात्री जो हैन सॉन्ग कब आया था? 399 में आया था, 605 ईस्वी में, या 629 ईस्वी में, या 711 ईस्वी में? तो इनका जो सही आंसर होगा 629 ईस्वी में। ठीक है, फाहियान आया था 399 ईस्वी में और हैंडसोंग आए थे 629 ईस्वी में। ठीक है, पहले आए थे फाहियान, उसके बाद आए थे हैंडसोंग। ठीक। अब यहाँ बताया गया है कि यात्री तारानाथ किस देश से भारत आया था? चीन से आया था, तिब्बत से आया था, बर्मा से, या श्रीलंका से? तो इनका ये जो आंसर होगा तिब्बत से। ये जो यात्री तारानाथ हैं तिब्बत के हैं। ठीक है, तिब्बत से ही भारत दौरे पर आए थे। ठीक है, किस सम्राट 37 क्वेश्चन नंबर, किस मगध सम्राट ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर गद्दी पर बैठा था? मतलब यहाँ जो बताया गया है, बिंबिसार अपनी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए बिंबिसार का ये जो पुत्र है, जो अपने पिता, किस मगध सम्राट ने अपने पिता बिंबिसार को कैद किया था? ठीक है, तो देखते हैं अजातशत्रु या उदययन, अनिरुद्ध या नाग दाशक? इनका जो सही आंसर है अजातशत्रु ने ही अपने पिता को कैद करके गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, नंद वंश की स्थापना कब हुई थी? तो नंद वंश की स्थापना कब हुई थी? 352 ईसा पूर्व में, या 364 ईसा पूर्व में, 430 ईसा पूर्व में, या फिर 450 ईसा पूर्व में? तो इसका जो सही आंसर होगा 364 ईस्वी के पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म थे, या ब्रह्मदत्त थे, या प्रघोत थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो नंद वंश का जो संस्थापक थे महापद्म थे। कौन थे? महापद्म। इसका आंसर होगा महापद्म। ठीक। सिकंदर आक्रमण करने के लिए कब भारत आया था? ये महान सिकंदर हैं, भारत पर आक्रमण के लिए कब आए थे? 350 ईसा पूर्व में, 337 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में, या 321 ईसा पूर्व में? तो ये जो जब भारत आए थे 327 ईसा पूर्व में भारत आए थे। ठीक है, कब आए थे? 327 ईसा पूर्व में। इनका आंसर 327 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, यहाँ बताया गया 41 क्वेश्चन नंबर में सिकंदर की मृत्यु कब हुई? ये जो सिकंदर महान थे, जो भारत में आक्रमण किया थे, उनकी मृत्यु कब हुई? 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 316 ईसा पूर्व, या 311 ईसा पूर्व? तो इनकी जो मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, सिकंदर महान का सबसे कठिन युद्ध भारत में किसके साथ हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है आम्बी के साथ, पोरस के साथ, अशोक के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो आम्बी एक भारत के ऐसे राजा थे जिन्होंने सिकंदर को युद्ध के समय बराबरी का टक्कर दिया। ठीक है, तो इनका जो सबसे कठिन युद्ध पोरस के साथ हुआ। ठीक है, आम्बी कहाँ का शासक था? आम्बी के बारे में बताया गया है, कहाँ का शासक थे? मगध के थे, काशी के थे, तक्षशिला के थे, या अशोक का था? तो आम्बी जो राजा हैं ये तक्षशिला के शासक थे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? यहाँ जैन धर्म के बारे में बताया गया है कि इनका जो प्रथम तीर्थकार कौन था? ऋषभ देव थे, ये पार्श्वनाथ थे, या महावीर थे, या इनमें से कोई नहीं? तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकार थे वे थे ऋषभ देव। ठीक है, महावीर जैन धर्म के
किस स्थान पर आते हैं? ये महावीर के बारे में बता रहे हैं कि महावीर महावीर जो है जैन धर्म में कितने नंबर पर आते हैं? पहला पर, तीसरा पर, 23वां पर, 24वां पर। तो ये जो महावीर स्वामी जो है 24वें नंबर पे आते हैं। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? ये 23वें तीर्थकार के बारे में बताया गया है। जैन धर्म के बारे में पूछा गया है। ऋषभ देव थे या पार्श्वनाथ थे, महावीर थे या अश्वसेन थे? तो इसका जो आंसर होगा 23वें तीर्थकार के रूप में महावीर जी को माना जाता है। ठीक है। महावीर का जन्म कब हुआ था? पूछा गया है महावीर भगवान का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व या फिर 526 ईसा पूर्व में? तो इसका जो सही आंसर होगा महावीर भगवान का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 48, महावीर ने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों एक और सिद्धांत कौन जोड़ा? इसमें बोला है कि अपने सिद्धांतों में कौन सा एक और सिद्धांत जोड़ा? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। तो महावीर जैन ने ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है। ब्रह्मचर्य को। सेशन को लाइक करते जाएंगे दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, अष्टाध्यायी अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से है, बौद्ध से, या ब्राह्मण धर्म से, या इस्लाम धर्म से? तो इसका जो सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग जो है गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनका जो ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, बोध गया में, काशी में, प्रयाग में? इनका जो सही आंसर होगा बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 में हम बढ़ते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 499 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व? इसका जो उत्तर होगा 448 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर पढ़ते हैं। कलिंग युद्ध किस शासक के काल की घटना थी? कलिंग युद्ध कौन से राजा ने लड़े? ठीक है। इनमें बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य थे, या समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त द्वितीय थे, या अशोक थे? तो ये जो कलिंग युद्ध है अशोक और खारवेल के द्वारा हुआ था साम्राज्य विस्तार के लिए। तो इसका जो आंसर होगा अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, किस राजा ने युद्ध विजय की कृति त्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाए? युद्ध नीति को त्याग कर इन्होंने धर्म विजय को अपनाने की बात कही गई है। तो इसका जो ऑप्शन है राजा अशोक, या कालाश्रय, या बिंबिसार, या अजातशत्रु? ये जो कलिंग युद्ध के विजय के बाद अशोक ने ही धर्म विजय की नीति अपनाई। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा राजा अशोक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? संस्थापक सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है कि सातवाहन वंश का जो स्थापना की थी किसने की थी? सिमुक की थी, सतकर्णी की थी, कृष्ण की थी, या लंबोदर की थी? तो इसका जो आंसर होगा सिमुक। सिमुक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? ये कुषाण वंश का जो शासक है सबसे प्रतापी राजा कनिष्क, जिन्होंने अपने समय में साम्राज्य विस्तार किए, उनका शासन का जो राज्यारोहण स्टार्ट होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। 58 ईसा पूर्व में, या 78 ईस्वी में, या 125 ईस्वी में, या 144 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर होगा 78 ईस्वी में कुषाण वंश का राज्यारोहण हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन थे? गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, या घटोत्कच? इसका जो प्रथम राजा थे श्रीगुप्त।
गुप्त वंश का प्रथम राजा, इनके द्वारा गुप्त वंश की स्थापना है। ठीक है, 57 में देखते हैं गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त, पुरुषगुप्त, विष्णुगुप्त या बुधगुप्त? तो इसका जो हम बता सकते हैं आंसर, गुप्त वंश का जो सबसे अंतिम राजा थे वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध विजय कब किया गया? 1712 में, 1718 में, 1724 में या 1749 में? तो अरबों के द्वारा जो सिंध पर जो विजय हुई, इसका जो सही आंसर होगा 712 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश किस राजा के द्वारा स्थापना की गई थी? ठीक है, इसका जो ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का, पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की श्रेष्ठतम शासक कौन थे? गुर्जर वंश के प्रमुख शासक के बारे में बताया गया है। नागवंश, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज या महिपाल? तो इनका ये जो राजा है मिहिर भोज, इनके शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य विस्तार में सबसे ज्यादा इन्होंने योगदान दिया, मिहिर भोज, इसलिए इन्हें श्रेष्ठतम शासक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आपका कमेंट, लाइक, शेयर हमें मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। गजनी के किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? यहाँ गजनी के जो शासक हैं जो भारत पर विजय पाने के लिए 17 बार शासक आक्रमण किए, तो ये किन शासक के बारे में बताया जा रहा है? अल्पत गीन के बारे में, सुबूत गीन के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में या मोहम्मद गोरी के बारे में? मोहम्मद गजनवी ही एक ऐसा शासक है जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, महमूद की सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? यह महमूद की आक्रमण के बारे में पूछ रहे हैं। जो इनका जो महत्वपूर्ण आक्रमण था कौन था? थानेश्वर पर था या पंजाब पर था या नागरकोट पर था या सोमनाथ पर था? तो इनका जो प्रमुख आक्रमण है सोमनाथ। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सोमनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पर हम आते हैं। 1162 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को किसका सामना करना पड़ा था? तो इसमें देखते हैं तराइन का युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में, तो पृथ्वीराज का किसके साथ भिड़ंत हुआ था? गोरी के साथ, गजनवी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ या इनमें से कोई नहीं? तो हम देखते हैं गोरी के साथ इनका आक्रमण हुआ था। ठीक है, पाल वंश का प्रथम राजा कौन थे? पाल वंश के बारे में पूछा जा रहा है कि इनका प्रथम राजा कौन थे? सिंह विष्णु थे या महेंद्र वर्मन प्रथम थे या नरसिंह वर्मन थे या परमेश्वर वर्मन थे? परमेश्वर वर्मन 1। इनका जो आंसर होगा सिंह विष्णु, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 64 का 1 ऑप्शन। ठीक है, पाल वंश का जो प्रथम राजा थे सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव या आमोदवर्ष? राष्ट्रकूट वंश का जो प्रथम शासक थे दंती दुर्ग थे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दंती दुर्ग। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं राजवंश और उसके प्रमुख शासक के बारे में। ठीक है, तो देख रहे हैं चोल वंश के संस्थापक के बारे में पूछ रहे हैं। राजा राज प्रथम, आदित्य प्रथम या परातंक प्रथम या राजेंद्र प्रथम? इसका जो संस्थापक हैं ये क्वेश्चन नंबर सी का होगा आदित्य प्रथम। इन्हीं के द्वारा
चोल वंश का स्थापना किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। चोल राजा राजा राज ने जिस राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था उसकी ऊंचाई कितनी है? यह मंदिर राजा राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ है उनकी ऊंचाइयों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इनकी ऊंचाई 140 फीट है या 160 फीट है या 192 है या 200 फीट है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये मंदिर 192 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। ठीक है, 68 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी आर्यभट्ट किस युग से संबंधित है? मौर्य वंश से है, गुप्त वंश से, शुंग काल से या पराय काल से? तो ये जो आर्यभट्ट हैं गुप्त काल से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, यशोवर्मा का उत्कर्ष है। ये यशोवर्मा का उत्कर्ष के बारे में बताया गया है कि कब कब आए। 730 ईस्वी में, 725 ईस्वी में, 735 ईस्वी में या 728 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है 725 ईस्वी में यशोवर्मा का आगमन हुआ। ठीक है, अब पूछ रहा है यशोवर्मा की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन इसका देखते हैं। 752 ईस्वी में, 755 में, 742 में या 758 में? तो इनका जो सही आंसर है दोस्तों 752 ईस्वी में यशोवर्मा की मृत्यु हुई। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय शासक बना। ये जो राष्ट्रकूट शासक है गोविंद तृतीय, इसका शासन काल कब से आरंभ होता है? 795 से ईस्वी से, 792 ईस्वी से, 793 ईस्वी से या 790 ईस्वी से? तो ये जो है राष्ट्रकूट का शासक गोविंद तृतीय, इसका जो शासन काल 793 ईस्वी से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72, गोविंद तृतीय की मृत्यु कब हुई? 814 ईस्वी में, 815 में, 812 में, 818 में? तो इसका जो सही आंसर होगा 814 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, में भोज शासक बना, मतलब राज्यरोहण कब हुआ, मतलब कब शासक पर बना? 836 में, 832 में, 835 में, 830 में? इसका जो सही आंसर होगा 836 ईस्वी में इनका शासनकाल स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, पाल वंशीय शासक धर्मपाल की मृत्यु हुई थी। पाल वंश का जो धर्मपाल है इनकी मृत्यु कब हुई थी? 812 ईस्वी में, 810 में, 808 ईस्वी में या 815 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर होगा 810 ईस्वी में धर्मपाल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, देवपाल शासक बना। देवपाल जो शासक बना इसका शासन काल कब है? 810 ईस्वी पूर्व, 810 ईस्वी, 812 ईस्वी, 815 ईस्वी या 814 ईस्वी? का जो सही आंसर है 810 ईस्वी में देवपाल की शासन काल शुरू होती है। ठीक है, पूछा जा रहा है देवपाल की मृत्यु कब हुई? 810 में इसका शासन काल आरंभ होता है। ठीक है, 840 ईस्वी में, 845 ईस्वी में, 850 ईस्वी में या 842 ईस्वी में? देवपाल की मृत्यु जो हुई 850 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसका आंसर होगा 850। हम अपने सुविधा अनुसार अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, हम दोस्तों को भी शेयर करते जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेसन कैसा आपको लग रहा है और मैं आपके लिए और क्या बेटर बेस्ट ला सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत कब लिखा? अरब यात्री सुलेमान के बारे में बताया जा रहा है जो भारत के बारे में लिखा है, कब लिखे हैं? 855 ईस्वी में, 851 में, 856 में या 850 में? तो इन्होंने 851 ईस्वी में भारत के बारे में वृत्तांत लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। इत सिंह ने भारत यात्रा के लिए चीन से प्रस्थान किया था। इत सिंह जो चीनी यात्री हैं, इन्होंने भारत आने के लिए चीन से कब
आरंभ किए थे? 671 ईस्वी में, 675 ईस्वी में, 678 ईस्वी में या 682 ईस्वी में? तो ईस्वी के बारे में बताया जा रहा है कि 671 ईस्वी में इन्होंने चीन से प्रस्थान किए थे भारत यात्रा के लिए। ठीक है। परमार शासक मुंज सिंहासनरूढ़ हुआ। परमार शासक जो मुंज हैं, ये राज्यरोहण कब हुआ? इनका शासनकाल कब से स्टार्ट होता है? 973 ईस्वी में, 975 ईस्वी में, 960 ईस्वी में या 972 ईस्वी में? तो परमार शासक जो मुंज हैं, इनका शासनकाल 973 ईस्वी को माना जाता है। 973 ईस्वी को परमार शासक मुंज का शासनकाल माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की ओर बढ़ते हैं। मिहिर भोज की मृत्यु कब हुई? इसमें बताया जा रहा है मिहिर भोज जो शासक हैं, इनकी मृत्यु कब हुई? 880 ईस्वी में, 882 ईस्वी में, 885 ईस्वी में, 884 ईस्वी में? इनका जो मृत्यु हुई 885 ईस्वी में। मिहिर भोज की मृत्यु 885 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। मोहम्मद गजनबी का जयपाल पर आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनबी के द्वारा जो जयपाल पर आक्रमण हुआ कब हुआ? 1005 ईस्वी में, 1002 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में या 1004 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर होगा 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी का जयपाल पर आक्रमण हुआ। ठीक है। देख रहे हैं भोज परमार शासनारूढ़ हुआ। मतलब ये जो राजा भोज हैं परमार, इन्होंने अपना शासनकाल स्टार्ट कब किए? 1012 ईस्वी से, 1015 ईस्वी से, 1010 ईस्वी से या 1004 ईस्वी से? तो इनका जो ये शासन काल है 1010 ईस्वी से आरंभ होता है। ठीक है। भोज परमार की मृत्यु कब हुई? ये भोज परमार की मृत्यु कब हुई? 1055 में, 1052 में, 1005 में और 1045 में? तो इसका जो सही आंसर होगा 1055 में भोज परमार की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, इन्हें नोट्स करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आते भी हैं। मोहम्मद गजनबी का सुल्तान पर आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनबी का जो गुजरात पर जो आक्रमण हुआ ये कब हुआ? 1175 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में, 1172 में या 1190 ईस्वी में? ये मोहम्मद गोरी का जो गुजरात पर आक्रमण हुआ ये 1178 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1178 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, बीच बीच में सेशन को लाइक करते जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान का ये जो शासन काल है ये कब स्टार्ट होता है? 1170 से, 1178 से, 1175 से या 1180 ईस्वी से? ये जो पृथ्वीराज चौहान है इनका जो शासन काल 1178 ईस्वी में स्टार्ट होता है। ठीक है। सुबुक्त गीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? ये सुबुक्त गीन जो है आक्रमणकारी भारत पर कब आक्रमण किए? 997 ईस्वी में, 998 में, 975 में या 972 ईस्वी में? तो ये सुबुक्त गीन जो है भारत पर आक्रमण 997 ईस्वी में किए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चोल शासक के बारे में। चोल शासक राजेंद्र प्रथम शासक बना, मतलब ये कब शासक बने? ठीक है। 1015 ईस्वी में, 1012 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में? इनका जो शासन काल है राजेंद्र प्रथम का, तो इनका जो शासन पीरियड जो बताया गया है 1014 ईस्वी को। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। क्वेश्चन नंबर 88। पुलकेशिन द्वितीय का शासन काल जो आरंभ होता है कब होता है? 612 ईस्वी में, 610 में, 615 में या 614 में? ये जो पुलकेशिन द्वितीय हैं इनका जो शासन काल है 610 ईस्वी से स्टार्ट होता है। ठीक है। कब होता है दोस्तों? 610 ईस्वी से। ठीक है। इसको हम टिक करते जा रहे हैं, उन्हें आप लिख लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
89 का है, मैत्री वंश का शासनकाल था। मैत्री वंश के शासनकाल के बारे में पूछा जा रहा है। 554 से 606 ईस्वी तक, या 550 से 575 ईस्वी तक, 565 से 602 ईस्वी तक, 555 से 606 ईस्वी के बीच। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 554 से 560 ईस्वी के समय अंतराल में मैत्री वंश का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की ओर बढ़ते हैं। मैत्री वंश का अंतिम शासक कौन था? मैत्री वंश का जो अंतिम शासक थे किनको माना जाता है? अवंती वर्मा को, या गृह वर्मा को, या ईशान वर्मा को, या हरि वर्मा को? तो इनका जो अंतिम शासक थे गृह वर्मा थे। ठीक है, इन्हीं के बाद मैत्री वंश का पतन हो जाता है। ठीक है, मैत्री वंश का अंतिम शासक गृह वर्मा थे। ठीक है, राजश्री बहन थी। यहाँ बताया जा रहा है कि राजश्री किसकी बहन थी? अवंती वर्मा की थी, आदित्य वर्मा की थी, हर्षवर्धन की थी, या हरि वर्मा की थी? तो ये हर्षवर्धन की बहन की नाम थी। हर्षवर्धन का हर्षवर्धन जो राजा है उन्हीं का बहन का नाम है राजश्री। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, कब था? क्वेश्चन नंबर 92, हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? यहाँ देख रहे हैं हर्षवर्धन का बहन का नाम है राजश्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का ये क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का काल क्या था, शासनकाल? 606 से 647 ईस्वी तक, 606 से 645 ईस्वी तक, 575 से 606 ईस्वी, या 554 से 606 ईस्वी तक। जो हर्षवर्धन का जो शासनकाल माना जाता है भारतीय इतिहास में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के मध्य, 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मेरे सेशन को लाइक करें प्लीज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित के लेखक हैं, हर्षचरित्र जो लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है वाणिभट्ट, हेनसॉन्ग, कालिदास, आर्यभट्ट। ये जो हर्षचरित्र जो लेखक हैं इनके द्वारा जो लिखा गया है हर्षचरित्र का ये जो लेख है यहाँ बताया जा रहा है कि किसने लिखे हैं। वाणिभट्ट ने लिखे हैं, हेनसॉन्ग, कालिदास, आर्यभट्ट। ये जो हर्षचरित्र जो है पुस्तक इनको वाणिभट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसका लेखक कौन है? वाणिभट्ट। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब उतना सारा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट है। धीरज बनाकर बैठे रहें, आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, पूछ रहा है हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में, 595 में, 591 में, या 588 में? इसका जो उत्तर होगा होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1995 की ओर हर्षवर्धन के पिता का नाम पूछा गया है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? राज्यवर्धन था, प्रभाकर वर्धन था, श्यामवर्धन था, कामवर्धन था। इनके पिता का नाम जो था हर्षवर्धन का, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। हर्ष कितने वर्ष की उम्र में राजा बना? पूछ रहा है ये जो हर्षवर्धन थे ये कितने उम्र में बन जाते हैं क्या राजा, और राजगद्दी संभालने के लिए? ठीक है, 16 ईस्वी में, 14 ईस्वी में, 18 ईस्वी में, या 15 ईस्वी में? तो इनका जो शासनकाल जो स्टार्ट होता है 16 वर्ष की उम्र से ही राजगद्दी पर बैठी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वो कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे महान राजा के बारे में बताया जा रहा है, सांभद्र थे, या मिहिर भोज थे, या देवराज थे? इनका जो सबसे प्रमुख राजा थे मिहिर भोज, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। ठीक है,
यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है 98 का, मिहिर भोज के पिता का नाम। इसमें मिहिर भोज के पिता के नाम के बारे में पूछा गया है कि इनके पिता का नाम क्या था। देवराज था, भोज था, रामभद्र था या वत्सराज था। तो मिहिर भोज के पिता का नाम रामभद्र था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक कौन था। गोपाल था, धर्मपाल था, देवपाल था, रामपाल था। ठीक है, तो इनका जो संस्थापक थे गोपाल थे। ठीक है, गोपाल का राज्यकाल था, इनका जो शासनकाल था कब था, 750 से 770 ईस्वी तक, या 755 से 765 ईस्वी तक, 745 से 770 ईस्वी तक, या 750 से 770 ईस्वी तक। इनका जो शासनकाल मेन रूप से जो माना जाता है गोपाल का, 750 से 770 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 101 देखते हैं। अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें कि और मैं आपके लिए क्या बेस्ट लाऊं। ठीक है, अब तक जो हम पढ़ाए आपको कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। पाल शासक धर्मपाल का जो शासन काल है कब है, 770 से 800 ईस्वी तक, 770 से 810 ईस्वी तक, 765 से 805 ईस्वी तक, या 772 से 810 तक। पाल शासक का ये जो धर्मपाल है इनका जो शासन काल है 770 से 810 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अलबरूनी का जन्म हुआ था। अलबरूनी जो है उनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में, 975 में, 980 में, 985 में। इसका जो सही आंसर होगा 973 ईस्वी में अलबरूनी का जन्म हुआ था। ठीक है, अलबरूनी का जो जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी ने कनौज शासक जय जयचंद को पराजित किया था। कब किया था, 1194 में, 1192 में, 1193 में, 1195 में। तो ये मोहम्मद गोरी ने कनौज के जो शासक है जयचंद को पराजित किए कब, 1194 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था। किस युद्ध में हराया था, इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। चंदावार में, तराइन में, भटिंडा में, या थानेश्वर में। ये जो मोहम्मद गोरी है जिन्होंने जयचंद को चंदावार में पराजित किया था। ठीक है, हर्ष की मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है 105, हर्ष की मृत्यु 645 ईस्वी में, 647 ईस्वी में, 642 में, 648 में। इसका जो सही आंसर है 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हुई। ठीक है, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन का शासनकाल आरंभ होता है कब, 606 ईस्वी में, 608 में, 604 में, 610 में। तो इनका जो शासनकाल स्टार्ट होता है 606 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इनका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीव वर्मा की हत्या हुई थी। ग्रीव वर्मा की जो हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, इनका मृत्यु कब हुई थी, 608 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 605 ईस्वी में, या 604 ईस्वी में। तो हम देख सकते हैं ग्रीव वर्मा की जो मृत्यु हुई 606 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसका आंसर होगा 606। हैंडसोंग का भारत आक्रमण, हैंडसोंग का भारत आगमन कब हुआ। ठीक है, तो हैंडसोंग का ये जो भारत पर आना हुआ यह कब हुआ, 630 ईस्वी में, 625 ईस्वी में, 624 में, या 628 ईस्वी में। तो 630 ईस्वी के समय में हैंडसोंग भारत की ओर आगमन किए। ठीक है,
हैंसोंग का भारत से प्रस्थान, मतलब ये 630 ईस्वी में भारत आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कब भारत आया, तो आया ये 630 ईस्वी में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत से कब ये फिर वापस चले गए, 644, 645, 642 या 640 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा 644 ईस्वी में इन्होंने फिर भारत से वापस चले गए। ठीक है, सिंध पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? सिंध पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? 642 ईस्वी में, 640 ईस्वी में, 643 ईस्वी में या 645 ईस्वी में। तो सिंध पर जो प्रथम आक्रमण हुआ 643 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कब हुआ था? देखते हैं ऑप्शन, 715 में, 712 में, 14 में या 708 में। इसका जो सही आंसर होगा 715 ईस्वी में मोहम्मद कासिम की मृत्यु हुई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 112 का क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल क्या था? 1178 से 1192, 1175 से 1191, 1176 से 1189 या 1180 से 1192। इसका जो सही आंसर है 1178 से 1192 का शासनकाल पृथ्वीराज चौहान का माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर क एक होगा। ठीक है, क ये जो क्वेश्चन नंबर 113 की ओर हम बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में हुआ, 1191 में हुआ, 1194 में हुआ या 1196 में हुआ। ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था? 1191 में हुआ था या 94 में हुआ था या 92 में हुआ था या 1195 में हुआ था? तो तराइन का ये दूसरा युद्ध है ये 1192 ईस्वी में हुआ। ठीक है, पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। ठीक है, विक्रमशिला विहार का निर्माण हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल के शासनकाल में, देवपाल का या धर्मपाल का या गोपाल का? तो ये जो विक्रमशिला महाविहार है इनका जो निर्माण कार्य धर्मपाल के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। यहाँ जो बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 116 में कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 711 में, 712 ईस्वी में, 708 ईस्वी में, 710 ईस्वी में। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का शासनकाल था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का ये जो राज्यकाल है ये कब था, कब इन्होंने शासन किया? ठीक है, 997 से 1030 ईस्वी तक, 992 से 1025 तक, 995 से 1030 तक या 990 से 1022 तक, मतलब 20 तक। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा 997 से 930 ईस्वी का ये जो टाइम पीरियड है मोहम्मद गजनवी का राज्यकाल या शासनकाल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी जाइएगा नहीं, बस 2 क्वेश्चन ही बाकी हैं, उसके बाद हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, मोहम्मद ने इसको पढ़ेंगे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में बताया जा रहा है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था कब किया था? 1025 ईस्वी में, 1022 ईस्वी में, 1024 ईस्वी में या 1027 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर होगा 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनवी का जन्म हुआ था, यहाँ जो पूछा जा रहा है महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में, 3 नवंबर 972 ईस्वी में,
5 अक्टूबर 1900 नहीं बोलेंगे, 5 अक्टूबर 971 ईस्वी में, 5 नवंबर 975 ईस्वी में। तो दोस्तों हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी का जन्म जो हुआ 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठेंगे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का मृत्यु हुई थी, यहाँ बताया जा रहा है मोहम्मद गजनवी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, 1025 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में, 1022 ईस्वी में, या 1024 ईस्वी में। हम देखते हैं मोहम्मद गजनवी का जो मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1030 ईस्वी में। आई होप, मुझे आशा है कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इन सेशनों को आगे पीछे करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बना सकते हैं। अब तक के सेशन से जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो टाइम टू टाइम मैं आपके लिए अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वन लाइन क्वेश्चंस या टॉपिक वाइज लाते रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।